अब राष्ट्रगीत होगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत है और अभिवादन। अब मैं हमारे प्रकाशक प्रभात प्रकाशन के प्रकाशक श्री प्रभात कुमार जी को बुलाऊंगा, क्योंकि एक विचार पुस्तक एक विचार के रूप में पहले लेखक के मस्तिष्क में जन्म लेती है, पर उसके बाद वो परिकल्पना का रूप लेती है। पर इस परिकल्पना को साकार करने और मूर्त करने का काम एक प्रकाशक ही करता है। कहते हैं लेखन एक धैर्य का काम है, लेकिन शायद प्रकाशक को उससे ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है।
मैं श्री प्रभात कुमार को आमंत्रित करूंगा कि वो स्वागत भाषण के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। प्रभात जी। धन्यवाद अनुपम जी। प्रभात प्रकाशन की ओर से आप सबका स्वागत करना मेरा पुनीत सौभाग्य है। मैं अपने अनुज पीयूष जी और प्रभात प्रकाशन की ओर से अंतर्मन से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का यह आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष में श्री श्याम जाजू और श्री अनुपम त्रिवेदी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का RSS@100 एक सदी संकल्प की, RSS@100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस, इसके लोकार्पण के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि इन पुस्तकों का लोकार्पण भारत के माननीय उपराष्ट्रपति माननीय श्री CP राधाकृष्णन जी के करकमलों से संपन्न हो रहा है। आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन जी फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीज दिस बुक्स हेयर इन वाइस प्रेसिडेंट हाउस। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे अभिभावक आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री, वे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। अंतर्मन से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय राम बहादुर राय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं, उनके भी विशेष आतिथ्य में यह आयोजन हो रहा है, उनका भी स्वागत है। हमारे उत्तर क्षेत्र के संचालक माननीय श्री पवन जिंदल जी मंच पर उपस्थित हैं, मैं हृदय से उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज के उत्सव पुरुष लेखक द्वय श्री श्याम जाजू और श्री अनुपम त्रिवेदी का भी अंतर्मन से स्वागत है। और यहाँ इस सभागार में उपस्थित आप सब सुधीजन, लेखक, पत्रकार, समाज जीवन के विभिन्न विभागों के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं। माननीय विजेंद्र गुप्ता जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। विजेंद्र जी भाई साहब, आपका बहुत स्नेह, मैं अंतर्मन से आपका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित आप सब मूर्धन्य विभूतियों का अंतर्मन से स्वागत है। मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत है। आपका आना हमको शक्ति और बल देता है। प्रभात प्रकाशन ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करता है जो राष्ट्रीय विचार को प्रमुखता से आगे बढ़ाएं, भारत के गौरवबोध को जागृत करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन हम करें। आपके आने से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रभात प्रकाशन सदैव समसामयिक विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता है। ऐसी पुस्तकें जो हमारे वैचारिक चिंतन को धार दें और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक सार्थक संवाद उपस्थित करें। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि अब संस्कृति और अराष्ट्रीय विचारों के उन्मूलन में सहायक उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन हम करें। ऐसी पुस्तकें जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का जयघोष करें और हमारे स्वर्णिम भविष्य का पथ आलोकित करें। अमृतकाल में हम इसी संकल्प के साथ प्रकाशन कर रहे हैं कि भारत की श्रेष्ठ विभूतियों के योगदान को रेखांकित करने वाली, भारत बोध और ज्ञान संपन्न समाज बनाने वाली आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन करें। हम सब जानते हैं कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। इन 100 वर्षों में संघ ने समाज जीवन के हर आयाम को स्पर्श किया है, उसे प्रभावित किया है। राष्ट्र प्रेम, त्याग, समर्पण और राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र को हृदयंगम कर असंख्य स्वयंसेवक माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम सब कहीं न कहीं संघ की प्राणवायु से अनुप्राणित हैं। समाज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें संघ की सक्रिय भूमिका न हो। विपरीत विचार वाली मनोवृत्ति के लोगों ने मिथ्या दुष्प्रचार, भ्रम और भ्रांतियाँ फैलाईं। उसके बावजूद संघ विनीत भाव से राष्ट्र निर्माण में प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये पुस्तकें इस बात को रेखांकित करती हैं। आज लोकार्पित होने वाली कृति प्रभात प्रकाशन की उसी गौरवशाली परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये पुस्तकें केवल एक संगठन के इतिहास का वृत्तांत नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में उसकी वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका का संतुलित और गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह कृति संघ की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र निर्माण के प्रारंभिक चरणों, आपातकाल, सामाजिक समरसता, सेवा कार्यों और समकालीन भारत तक की उसकी यात्रा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती हैं। शताब्दी वर्ष में हम सब नवीन उत्साह और ऊर्जा के साथ समर्थ, सबल, सशक्त,
विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए जुट जाएं, समाज में यह भाव जागृत हो, इन पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन का यही उद्देश्य है। एक बार पुनः मैं अंतर्मन से मंचस्थ अभ्यागतों का और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप आए, बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत। धन्यवाद प्रभात जी। भारतीय परंपरा में अतिथि का स्वागत केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी भावना के साथ हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे सह लेखक श्याम जाजू जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी को सम्मानित करें। श्याम जी से ही अनुरोध है कि आदरणीय श्री राजनाथ जी को भी सम्मानित करें। आपसे एक बार और आग्रह कि आदरणीय राम बहादुर राय जी को भी आप ही आकर सम्मानित करें। आदरणीय प्रभात जी से अनुरोध है कि आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करें। विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हमारे मध्य उत्तर प्रांत के संघ चालक श्री पवन जिंदल भी हैं। मैं प्रभात जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी स्वागत करें। साथियों, जब शब्दों का रूप लेते हैं तब पुस्तक बनते हैं और वे समाज के जीवन में उतरते हैं तो इतिहास रचते हैं। अब हम इस समारोह के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतीक्षण क्षण की ओर हैं। यह केवल एक पुस्तक का लोकार्पण नहीं बल्कि एक शताब्दी की विचार यात्रा को समाज के समक्ष समर्पित करने का शुभ अवसर है। मैं महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, राम बहादुर राय जी, पवन जिंदल जी, श्याम जी, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अब हम पुस्तक के दोनों संस्करणों का विमोचन करें, लोकार्पण करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी को करें। धन्यवाद महामहिम एवं मंचासीन अतिथिगण। इस क्षण इस पुस्तक की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे लिए यह गौरव और सौभाग्य का क्षण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित इस पुस्तक का लोकार्पण आपके कर कमलों से हुआ। आपका बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व आज का कार्यक्रम में विधिवत आरंभ करूं, आज के वक्ताओं को आमंत्रित करूं, एक महत्वपूर्ण सूचना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबोले जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे, परंतु पूर्व निर्धारित
प्रवास की वजह से वो नहीं आ सके, पर उन्होंने हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए अपना संदेश भेजा है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं उस संदेश को मंच की अनुमति से आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगा। संदेश अंग्रेजी में है, सो आई विल रीड इट आउट verbatim. The message is, and I quote, "It is really heartening to note that a unique book on Rashtriya Swayamsevak Sangh titled RSS at 100, A Century of Service, Unity and Sacrifice, authored by Shri Anupam Trivedi and Shri Shyam Jaju, is being released on 17 July 2026 by Honorable Vice President of Bharat, Shri C.P. Radhakrishnan ji. The book, through its various chapters, gives a very informative account of RSS, the well-known nationalist movement. I congratulate the authors for this commendable effort. The title itself indicates what the book contains. The very structure of the book is novel and clarifies many myths by providing realities. The book has a number of anecdotes also which give a close view about unknown aspects of Sangh. The snapshots are another interesting feature which gives some historic facts. In this way, RSS 800 is a useful guide for those who know something about RSS, but also for those who want to understand the movement. It is really a pleasure that this meaningful addition to the vast literature on RSS is being released by the Honorable Vice President of Bharat. I am sure that this book will be hugely welcomed and appreciated by the readers. I wish the endeavors of authors a great success." Unquote. आदरणीय दत्ता जी ने बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में इस पुस्तक का महत्व के बारे में अपनी राय व्यक्त की। हम उनके आभारी हैं। उनके आशीष वचन और उनकी शुभकामनाओं के लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। दत्ता जी के संदेश में एक और महत्वपूर्ण बात है जो इस पुस्तक का मूल भाव भी है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल उनके लिए ही नहीं है जो संघ को जानते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो संघ को जानना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ के 100 वर्षों का इतिहास केवल संघ का इतिहास नहीं है, इस देश का इतिहास है, भारतीय सभ्यता का इतिहास है। पर जो एक बात हमको विचलित, आप सबको विचलित करती है कि इतनी लंबी यात्रा, इतने व्यापक कार्य, इतनी विशाल उपस्थिति, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण के कार्यों के बावजूद भी संघ इस देश के सबसे कम समझे गए संगठनों में से एक है। इसलिए संघ को आज केवल जानने की ही नहीं, समझने की भी आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा अपने सहलेखक और बड़े भाई, मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष एवं आजीवन स्वयंसेवक श्री श्याम जाजू जी का, वो आएँ और इस पुस्तक की पृष्ठभूमि, इसकी प्रेरणा और उद्देश्यों के बारे में अपने विचार साझा करें। श्री श्याम जी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में और भारत के यहाँ इस सभागार में बैठे हुए सब लोगों के लिए बड़ी भाग्य की बात है। संघ को 100 साल हो गए, आज़ादी को 75 साल हो गए, पर संघ के किताब का अधिकृत विमोचन होने के लिए यहाँ सीपी राधाकृष्णन जी को आना पड़ा। ये पहला कार्यक्रम है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भवन में इस प्रकार का कार्यक्रम होने का, ये पहला अवसर है। सीपी राधाकृष्णन जी, उनके कार्यकुशलता और उन्होंने तुरंत कंसेंट देकर जिस प्रकार की ये किताब है उसको जो आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। राजनाथ सिंह जी हमारे नेता भी है, हमारे पेरेंट भी है। राजनाथ सिंह जी को जब संघ का विषय हमने तुरंत बोला तो 1 मिनट का भी पॉज ना लेते हुए तुरंत डायरी खोलकर उन्होंने कंसेंट दिया। यह हमारा भाग्य है कि ऐसे महानुभाव तुरंत हमारे साथ आते हैं। राम बहादुर राय जी की हमारी बहुत पुरानी मित्रता है। राम बहादुर राय जी को पूरा देश एक पत्रकार के रूप में जानता है। राम बहादुर राय जी आज यहाँ पर है। पवन जिंदल जी हमारे संघ के क्षेत्रीय संघ चालक है। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे मित्र भी है, स्पीकर भी है। हमारे सहलेखक अनुपम त्रिवेदी जी, भाई और बहनों, लिखना वैसे इतना आसान नहीं होता है। बोलने का तो सराव हमको था बहुत। कोरोना पीरियड में जो किताब लिखना हमने शुरू की उसको पूरा होने के लिए आज का दिन आना पड़ा। और जब अंग्रेजी में भी करनी तो फिर अनुपम जी के हमको सहयोग लेना पड़ा कि उनकी फ्लुएंसी अंग्रेजी में है। उन्होंने
कम्युनिकेशन सेल का ऑल इंडिया लेवल पे बीजेपी में काम किया है। संघ ने आज तक, संघ को लोग कई प्रकार से जानते हैं, संघ के बारे में अलग गलत धारणाएं लोग रखते हैं, पर इस शताब्दी वर्ष में बहुत किताबें छपी और भी छपनी चाहिए। इस देश में संघ एकमात्र संगठन है, काम जितना बड़ा किया है वो बोलने में विश्वास नहीं रखते, वो काम करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कई घटनाएं ऐसी है जिसका हमने इस किताब में अंतर्भुत किया है जो लोगों को मालूम नहीं। एक बच्चे को प्रश्न पूछा गया, अगर संघ नहीं होता तो क्या होता? बच्चे ने जवाब लिखा, आज जो हम ये पेपर लिख रहे हैं ये उर्दू में होता। आज़ादी के आंदोलन में संघ ने जो काम किया है, आज तक कहते हैं कि अरे ये संघ वालों का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी, संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी खुद जेल में गए। अपने जेल के कार्यकाल में जाने के बाद संघ का काम बंद ना हो इसलिए किसी की अपॉइंटमेंट की अपने जगह पे। कितने लोगों को प्रेरणा दी कि ये काम करो। ये दिल्ली में बैठे हुए हम लोग हैं। कांग्रेस की उस टाइम की नेता अरुणा असफ अली को आश्रय देने का काम लाला हंसराज गुप्ता जी ने किया। अच्युतराव पटवर्धन, साने गुरुजी, ऐसे लोगों को भी घरों में ठहराने का काम महाराष्ट्र में हुआ। सातारा के क्रांति सिंह नाना पाटिल, सातारा के क्रांति सिंह नाना पाटिल, उनको भी आश्रय देने का काम किया। हाँ, संघ ने आगे आके बढ़ाई नहीं की, अपने को प्रेजेंट नहीं किया, पर कितना बड़ा काम किया है हम सब लोग जानते हैं। विभाजन जब हुआ तो कश्मीर भारत में रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे मौके पर उस टाइम के सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी डायरेक्ट हरि सिंह जी महाराज को बात करने के लिए गए। उनकी मनस्थिति डोलायमान थी। उनको कन्विंस किया कि आपको भारत में रहने का, भारत के साथ रहने का आपको रहना चाहिए, आपका और देश का हित उसमें है। उनको असुविधा थी, अपनी असुरक्षा का डर था। उनको वो एश्योर किया और आकर वल्लभ भाई पटेल जी ने भेजा था गोलवलकर गुरुजी को, वो बात कर वापस दिल्ली में आकर वहाँ सेना भेजो, उनको सुरक्षा दो और महाराजा हरि सिंह जी को साइन करने की विनती उन्होंने की। इसलिए आज कश्मीर हम अपने देश में देख रहे हैं। इतना बड़ा योगदान। उस समय जब श्रीनगर में जवान मिलिट्री भेजनी थी तो वहाँ एयरपोर्ट नहीं था। वहाँ के स्वयंसेवकों को लगाकर एक तरफ बर्फबारी हो रही है और वहाँ पर इस प्रकार का काम। ऐसी कितनी घटनाएं हैं कि संघ ने कर दी। वो उनका कार्य पद्धति का अपरिहार्य पार्ट था, पर उसके बारे में कभी डामाडोल नहीं किया, लोगों में चर्चा नहीं की। इसलिए ये पुस्तक लिखी गई। आपातकाल, मैं तो आपातकाल में मैं भी जेल में था, मेरे पिताजी भी जेल में थे। ये पुस्तक लिखने में जो अनेक प्रेरणा है, पिताजी ने एक जेल से दूसरे जेल में लिखे हुए पत्र मैंने लैमिनेट करके रखे हैं। पिताजी ने उसमें लिखा, तब आयु मेरी कम थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ये ईश्वरी कार्य है, ये मैंने सोच समझकर स्वीकारा है। कुछ भी हुआ तो, कितना भी परेशानी दी तो तू माफी मांग के बाहर मत आना और अपने व्यवसाय की चिंता मत करना। ये ईश्वरी कार्य जो है वो ये लिखने को प्रवृत्त करता है कि ये अगली जनरेशन को भी ये मिलना चाहिए। आपातकाल में राजनाथ जी यहाँ मंच पर है। आपकी माताजी का निधन होने के बाद आप नैनी जेल में थे, जिस प्रकार की अवस्था में रखा था, माताजी के निधन होने के बाद आपका पैरोल भी मंजूर नहीं हुआ। ये राष्ट्रवाद की जो चेतना मन में लेकर लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कभी इसका किताब नहीं लिखी है, उन्होंने इसके इंटरव्यू नहीं दिए। ये संघ की विशेषता रही है। काम इतने बड़े बड़े हुए, कितनी यातनाएं झेली, पर उसका इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा लोग सत्याग्रह करके गए होंगे, अपना या आतंक के खिलाफ अपनी रिएक्शन दी होगी, वो संघ के स्वयंसेवक थे। बाकी सब विचारधारा के लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ गया, अरे हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं जब हम जेल में हैं। पर वो संघ की विचारधारा थी, वो लोगों को जागरूक किया, प्रबोधन किया, उनको प्रेरणा दी और उनको सत्याग्रह करने के लिए किया। ये किया है। संघ ने राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कितनी बड़ी गंगा यात्रा निकाली। देश में देश की समस्या, चर्चा, चिंता करने वाले बहुत लोग होते हैं।
संघ का वो तरीका नहीं है। संघ केवल समस्याओं की चर्चा नहीं करता, संघ उस पर सॉल्यूशन देने का अपना दायित्व समझता है, अपने स्वयंसेवकों को प्रवृत्त करता है और समाज में जागृति का आंदोलन करता है। वो गंगा यात्रा हमने करके दिखाई। मीनाक्षीपुरम में धर्मांतर होने के बाद सब संत महंतों को, एक धर्माचार्यों को, सबको विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से गोलवलकर गुरुजी ने एक मंच पर लाया था। अलग अलग आप कितने देर मठ मंदिरों में बैठे रहोगे, जो काम आपको करना है उसके लिए आपको एकत्रित आना चाहिए। ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई भूल सकता है क्या? इसलिए वो उसके बाद जो पूरे देश में देशव्यापी जन जागरण हुआ वो इस संघ के माध्यम से हुआ। अनेक आपदा आई देश में, संघ के लोगों को कहना नहीं पड़ता, ये तो संघ के विचारधारा के खिलाफ वाले लोग भी मानते हैं। कोई भी आपदा हो, केदारनाथ की हो, गुजरात का अर्थक्वेक हो या लातूर का अर्थक्वेक हो, कोई उड़ीसा का महापुर आए या सुनामी आए, सभी जगह पे उनको आदेश नहीं लगता काम करने के लिए। अपने और संघ के लोग काम करते हैं, इस पर लोगों का भरोसा है। आज कोई कह सकता है इतनी बड़ी संस्थाएं चला रहे, वनवासी कल्याण आश्रम माध्यम से इतने स्कूल चल रहे, ऐसे क्षेत्र में जाके लोग काम कर रहे, एकल विद्यालय के माध्यम से सरकार से 1 रुपया भी नहीं मांगते, सरकार से 1 रुपया भी नहीं लेते। ये काम कैसे खड़े हो गए? देश के लिए कितने अस्पताल खड़े किए, ये सब बातों का उल्लेख इस किताब में है। संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है। संघ ने इतनी संस्थाएं खड़ी की, जो व्यक्ति, अनेक व्यक्तियों का इसमें उल्लेख है। पार्टीशन की बात कहते कहते मैं रह गया। उस समय गोलवलकर गुरुजी ने अपने स्वयंसेवकों को आदेश दिया, अपने गांव का कोई भी भारतीय हिंदू आदमी जब तक गांव छोड़ के नहीं आएगा, आपको गांव नहीं छोड़ना है। अनेक मान्यवर स्वयंसेवकों को इस देश में आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि गांव के लोगों को गुरुजी का आदेश था कि लास्ट आदमी जब जाएगा फिर हमारा कार्यकर्ता वहां आएगा। इतनी बड़ी कीमत जिस संस्था ने चुकाई होगी और उसका इतिहास भी लोगों को मालूम नहीं, उस पर बदनामी, आरोप प्रत्यारोपों का बौछार चल रही है। संस्थाओं को अनेक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जितना बड़ा संघ ने काम किया है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। संघ में बोलते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो ये जीवन समर्पित गाना तो अच्छा होता है, आदमी पर परिणाम कब होता है? केवल भाषण सुनने से, केवल किताब पढ़ने से नहीं होता। जब सामने वैसे आदर्श प्रस्थापित होते हैं तब लोग काम को प्रवृत्त होते हैं, और वो संघ ने करके दिखाया। आज संघ के प्रचारकों की इतनी बड़ी श्रृंखला, हमने इस किताब में भी अनेकों का वर्णन किया है कि जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया इस संस्था के लिए। उनका कोई स्मारक नहीं बना है, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, उनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं था। इतने संस्था और सालों से 100 साल चलती है। भारत में संस्था जीवन विकसित नहीं होता। एक संस्था जिस काम के लिए चलती है उसमें कैसे झगड़े होते हैं, कैसी संस्थाएं बंद होती है, इसका इतिहास हम सबको मालूम है। संघ उसके लिए अपवाद है, क्योंकि यहाँ केवल समर्पण है, यहाँ केवल त्याग है ये करने के लिए। और आज देश का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी एक स्वयंसेवक के रूप में जो जिनका जीवन काल शुरू हुआ, उन्होंने 370 हटाया। आज जो बातें हो रही है देश में, सनातन का इतना बड़ा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय जो बोला था 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, वो प्रेरणा कहाँ की थी? मुझे लगता है ये सब बातों का नए से आकलन होने की आवश्यकता है। संघ का जिस समाज में जैसे आकलन होता है उसके कई गुना ज्यादा संघ ने काम किया। संघ ने अपेक्षा नहीं की, पर यह समाज का दायित्व बनता है कि इतना बड़ा संगठन, और आज तक सरकारी कर्मचारियों को इस संस्था में काम करने के लिए अनुमति नहीं थी, वो आप मोदी जी आने के बाद मिली। तो मोदी जी ने तो अपना मेटल प्रूव करके बताया। संघ पूरे विश्व में काम कर रहा है, संघ अपने संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहा है। संघ समर्पित जीवन कितने प्रकार के काम कर रहे हैं इस देश में, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो संघ ने छोड़ा है। ये राष्ट्रवाद की भावना जगाकर लोगों में चेतना निर्माण करने का काम 100 साल की यात्रा। और अंग्रेजी में हमने इसलिए छापी कि जो वाचक इस विचारधारा का है उनको भी उनके तक ये किताब पहुंचनी चाहिए, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी का हमने संकल्प किया। और आज आप सब लोगों के उपस्थिति में और मान्यवर सीपी राधाकृष्णन जी इनके हाथों से इसका विमोचन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व की बात है। पुनश्च एक बार संघ का जो परम वैभवम नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, ये जो ध्येयवाक्य है उसके बारे में, उसके लिए हम सब लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन में काम करें। तो मुझे लगता है कि हमने जिस प्रकार की किताब लिखी है, जो हमारा मानस है वो सिद्ध होगा। इतना कहकर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।
धन्यवाद श्याम जी। आपने दो विषय उठाए जो इस पुस्तक का मूल आधार है। संघ का इतना व्यापक कार्य, विहंगम हर तरह की गतिविधियां, हर प्रांत में, सेवा में, शिक्षा में, हर कार्य के बावजूद भी संघ की इस बात को हम शायद लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इसीलिए हमने सोचा कि इस पुस्तक का आधार संघ के कार्यों, क्योंकि संघ सेवा में विश्वास करता है, संघ प्रचार में विश्वास नहीं रखता। लेकिन साथियों, इतिहास इसको नहीं देखता। इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं लिखा जाता कि हम अतीत सुरक्षित करें, इतिहास इसलिए भी लिखा जाता है कि भविष्य भ्रमित ना हो। हर काल में, हर पीढ़ी में, हर हर पीढ़ी अपने समय का इतिहास लिखती है। लेकिन कुछ पुस्तकें इतिहास लिखने के लिए नहीं, इतिहास को समझने के लिए लिखी जाती हैं। यह पुस्तक भी हमारा इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। दूसरी बात जो श्याम जी ने कहा, कार्यकर्ताओं के बारे में, हम इमारतें देखते हैं, उनके शिखर देखते हैं, उनकी ऊंचाइयां देखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि उसके नीचे वो नींव के पत्थर हैं जो उनको आधार देते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मैं एक छोटी सी घटना का आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि वह घटना के मूल भाव में इस पुस्तक की प्रेरणा है। और वो घटना ऐसी है जो मैं आज तक नहीं भूल पाया, शायद आपको बताऊंगा, आप भी नहीं भूल पाएंगे। 2010-11 के समय की बात है। आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में जन चेतना यात्रा का आयोजन हुआ था। उस समय मेरे पास पार्टी का संवाद प्रकोष्ठ का, कम्युनिकेशन सेल का दायित्व था। हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि हम पार्टी की संचार व्यवस्था और जनसंपर्क देखें। उसी में एक टीम हमारी उत्तराखंड के रुड़की गई थी। वहाँ पर उन्होंने लोगों से संपर्क किया। वहाँ उन्हें एक बहुत बुजुर्ग स्वयंसेवक मिले। उनकी संघ आयु लगभग 65 वर्ष थी, अर्थात 1940 के मध्य से वो स्वयंसेवक थे। उनसे जब बात हो रही थी, अचानक वो बोल पड़े, अडवाणी जी से कहना मेरा किराया बाकी है। हमारी टीम थोड़ा चौंक गई। उन्होंने कहा, जी आपका क्या आशय है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो उम्र में बड़े थे अडवाणी जी से। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अडवाणी से कहना वो मेरे दिल में रहता है, इसका किराया बाकी है। हमारी टीम मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि इतने आत्मीय जन का संदेश तो अडवाणी जी तक पहुंचाना ही चाहिए। तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि कृपया अपना नाम बताइए, हम आपका संदेश अडवाणी जी तक पहुंचाएंगे। उन सज्जन ने धीरे से सर हिलाया और अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम नींव के पत्थर हैं, हमारा नाम नहीं होता। साथियों, उस दिन मुझे समझ में आया कि संघ को समझने के लिए केवल प्रत्यक्ष कार्यों को नहीं, उन नींव के पत्थरों को भी समझना होगा। इसी विचार के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ देश के मूर्धन्य साहित्यकार, विचारकार, जिनको सुनने के लिए हम हमेशा लालयित रहते हैं। राम माधव राय जी के लिए श्याम जी कह रहे थे कि उनके आग्रह पर आए, पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका काशी का 4 दिन का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, पर हमारे आग्रह पर उन्होंने स्थगित कर दिया। वो आए, हम उनके कृतज्ञ हैं, आदरणीय राम माधव राय जी। इसकी जरूरत है क्या? माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लेखक द्वय श्याम जाजू जी और अनुपम त्रिवेदी जी, आदरणीय पवन जिंदल जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्त जी, प्रभात कुमार जी और मित्रों, यह पुस्तक जिसका अभी लोकार्पण हुआ है, आपने जब लोकार्पण हो रहा था तो देखा होगा कि इसके कवर पेज से अंत तक इसमें नयापन झलकता है। और नयापन जब मैं कहता हूँ तो आप पूछेंगे कि क्या नया है, तो इसके शीर्षक में ही नयापन है। RSS at 100। तो श्याम जाजू जी ने RSS का ईमेल आपको दे दिया है। किताब जब आपके हाथ में आएगी, आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, और फिर
नीचे हिंदी में है एक सदी संकल्प की। अब ये शीर्षक अधूरा है, पुस्तक को पढ़ेंगे पूरा तो पाएंगे कि शीर्षक अधूरा है। एक सदी संकल्प की, दूसरी सदी शुरू हो गई, ये शीर्षक में होना चाहिए था। और फिर उसके बाद कवर पेज पर चित्र जो है वो यात्रा का प्रतीक है। हो सकता है कि वही यात्रा दूसरी सदी का संकेत दे रही हो। पुस्तक क्यों, इसके बारे में श्याम जाजू जी ने बताया। मैं एक पाठक के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ने के बाद मेरे मन में जो सवाल आया कि ये पुस्तक क्यों, क्योंकि संघ पर इन 2 सालों में इतनी किताबें आई हैं कि एक लाइब्रेरी आपकी छोटी पड़ जाएगी। फिर भी ये पुस्तक आई, तो ये पुस्तक इसलिए आई कि भाजपा का उपकार है। भाजपा ने श्याम जाजू को थोड़ा समय न दिया होता तो ये पुस्तक कहाँ से आती। तो भाजपा को समय समय पर कुछ लोगों को चुनकर इस काम में लगाना चाहिए। एक सदी पर अनेक पुस्तकें हैं, जैसा मैंने आपसे कहा। यह संघ की यात्रा को, ये पुस्तक मैंने देखा कि पूरा पढ़ने के बाद कि ये पुस्तक संघ की यात्रा को तथ्य से, तर्क से, प्रमाण से और परिप्रेक्ष्य से, यानी परिस्थितियाँ क्या थी उससे समझाती है। आलोचना में, विरोध में, निंदा में, कुतर्क पर बहुत पुस्तकें हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम मैं लूँ जो संघ के विरोध में जीता रहा और संघ के विरोध में भी ऊपर चला गया या दफन हो गया, उसका नाम है एजी नूरानी। एजी नूरानी के मरने के बाद भी उन पर उनकी एक किताब आई है। एक बार मैं गया मुंबई एजी नूरानी से मिलने के लिए, क्योंकि एजी नूरानी भले संघ के विरोधी थे, लेकिन उनके लेखन में जो संदर्भ दिए जाते थे वो बड़े प्रामाणिक थे। तो मैंने सोचा कि ज़रा एजी नूरानी अपना रेफरेंस और रिसर्च का सेक्शन कैसे बनाते हैं ये जाकर देखूं। तो मैं गया मुंबई, मिला उनसे, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे अपना संदर्भ वगैरह दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दौर में संघ के समर्थन में भी पुस्तकें छपी हैं और ये अच्छा लक्षण है। उसी तरह से ये पुस्तक भी समर्थन में है। मैं ये ना कह करके कहूँगा कि जो पुस्तकें छपी हैं उन पुस्तकों को ध्यान में अगर रखें तो ये उनसे थोड़ी अलग है। और दत्ता जी ने जो अपने संदेश में कहा है, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। ये पुस्तक थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि ये केवल संघ पर नहीं है। संघ ने जो अपनी दुनिया बनाई है, अपना परिवार बनाया है, उस पर भी है। और इस तरह से अगर यहाँ बहुत लोग हैं जिनको मैं जो कहने जा रहा हूँ वो याद होगा, प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप की एक पुस्तक है, उसका शीर्षक है संघ बीज से वृक्ष तक। तो अगर देवेंद्र स्वरूप जी होते तो बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि उन्होंने लेखों से वो पुस्तक बनाई थी, प्रभात जी ने छापी थी। ये पुस्तक उसी दिशा में वर्णनात्मक शैली में है, यानी वर्णन करती है, शुरू से अंत तक वर्णन करती है। और इसमें वर्णन के अलावा बीच बीच में प्रसंग हैं, बॉक्स में दिए हुए प्रसंग हैं, उदाहरण दिए गए हैं। संघ के बारे में सार्वजनिक धारणा और प्रमुख पड़ाव का एक बाकायदे चार्ट है। हाल के वर्षों में नए उभरते संवाद की श्याम जी ने और त्रिवेदी जी ने मिल करके एक
अच्छी तालिका दी है। फिर उस तरह से नरेटिव की जो राजनीति है, मैं तो नरेटिव राजनीति के खिलाफ हूँ। वैसे मैं ये मानता हूँ और ये कहता भी हूँ कि हमको नरेटिव में नहीं जाना चाहिए, हमको सत्य की खोज में जाना चाहिए। ये भारत नरेटिव से नहीं चलता है, भारत सत्य की खोज से चलता है। लेकिन श्याम जी ने नरेटिव की राजनीति के बारे में भी लिखा है, विवेचन किया है और ये भी बताया है कि विकृतियाँ क्या क्या हैं। उसी तरह से मिथक बनाम यथार्थ का इन्होंने एक चार्ट दिया है। भ्रम और तथ्य के पुस्तक में जगह जगह अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। और अंत में मैं ये कहूँ कि या इस पुस्तक के अंत में इन्होंने चैप्टर वाइज आपको कुछ पढ़ने के लिए या ये इस पुस्तक की प्रामाणिकता के लिए, दोनों के लिए इन्होंने संदर्भ स्रोत का उल्लेख किया है। इस प्रकार ये पुस्तक संघ बटवृक्ष पर सगुण सकारात्मक चर्चा को पंख देगी और मैं कहूँगा कि घायल जटायु को श्री राम से मिलवाएगी। और ऐसा होने पर संघ की एक सदी की बहुआयामी जो भारतव्यापी वैश्विक प्रभाव की यात्रा है, उसका शब्द चित्र इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके और हमारे दिमाग में दर्ज होता जाएगा। यही इस पुस्तक की सार्थकता है। इस पुस्तक के शब्द सरल हैं, मैं कहूँगा कि क्लासिकल नहीं है, शास्त्रीय नहीं है। और प्रभात प्रकाशन ने बहुत पुस्तकें संघ पर इन 2 वर्षों में प्रकाशित की है। मैं हर पुस्तक का उल्लेख तो नहीं करूँगा, और उल्लेख करूँगा तो अनुपम त्रिवेदी कहेंगे कि आपका समय हो गया। लेकिन एक किताब का उल्लेख, एक पुस्तक का उल्लेख मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि उस पुस्तक का पर 3-4 साल से जो रिसर्च की 25-26 लोगों की टीम काम कर रही थी, उसको मैंने देखा था। और वो पुस्तक है, और उस पुस्तक के लोकार्पण का महीनों से वो टली हुई है, वो अलग विषय है। लेकिन वो पुस्तक है डॉक्टर हरीश बर्णवाल की, संघ की अनसुनी कहानियाँ। मोटी पुस्तक है। संघ की अनसुनी कहानियों की प्रस्तावना दत्ता जी ने लिखी है। तो संघ बीज स्वरूप में क्या है, ये हमारे सामने सवाल रहता है, और इसके बारे में मैं जो सोचता हूँ वो मैं 2-1 मिनट में अपनी बात रख करके अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि संघ बीज रूप में भारत की एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना है, और जो है सनातन है। संघ उसका वाहक है। संघ के दूसरे संघचालक गुरुजी थे, हम सब जानते हैं। और श्री गुरुजी में भारतीय संस्कृति की जो चारों विशेषताएं हैं वो झलकती थी, उपस्थित होती थी। उनके संपर्क में जो आ जाते थे वो उनको महसूस करते थे। और मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राम बहादुर राय नाम का व्यक्ति नहीं कह रहा है। ये बात जो मैं दोहरा रहा हूँ वो पूज्य परम प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के कहे हुए वाक्य दोहरा रहा हूँ, बहुत संक्षेप में। और घटना इस तरह से है कि 5 जून 1973 को मैं इलाहाबाद में था, विद्यार्थी परिषद की एक छोटी सी बैठक थी, और सुबह मदन दास जी वहाँ आए हुए थे। मदन दास जी को ही सुबह सुबह ये सूचना मिली कि गुरुजी का निधन हो गया है। हम लोगों ने जो शिविर था उसको भंग किया। सब लोग जहाँ जहाँ जिनको जाना था गए।
हमने अपने कुछ साथियों से कहा कि भाई मेरे साथ जो उनको चलना है वो चलें। गंगा पार झूसी आश्रम में गए तो वहाँ जाने के मेरे मन में दो आकर्षण थे। एक तो अच्छा भोजन मिलता था, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी भोजन बहुत अच्छा कराते थे। दूसरा, मुझे मालूम था कि उन्होंने गुरुजी को भागवत कथा सुनाई थी तो उनके संस्मरण सुनेंगे। और उस दिन 4-5 घंटे हमने गुरुजी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के संस्मरण सुने। वसंत गांव में जो हनुमान मंदिर है वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का वो स्थान है जहां 1966 में गो रक्षा के सत्याग्रह में वे 66-67 दिन तक वहाँ उन्होंने आमरण अनशन किया था। और एक बीए का विद्यार्थी होने के नाते 7 नवंबर 1966 को मैं भी संसद के उस गेट पर था जहाँ गोलियां चलते देखा था। उस प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का कहना है कि भारतीय संस्कृति की जो चारों विशेषताएं हैं वो गुरुजी में निहित थी। और संस्कृति राष्ट्रीय चेतना के आधुनिक पुरुषों में मैं मानता हूँ कि श्री अरविंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, जेपी हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं। और संघ के शताब्दी वर्ष में सरसंघ चालक मोहन भागवत उसी चेतना के मूर्त स्वरूप हैं। संस्कृति राष्ट्रीय चेतना भारतीय मानस की कुंजी है और उस कुंजी में अनंतता का बोध है, इसकी सहज प्रकृति भी है। इस पुस्तक में संघ की अगली सदी की यात्रा से अपेक्षाओं के भी कुछ अंश, कुछ संकेत दिए गए हैं। और श्याम जाजू जी ने, अनुपम त्रिवेदी जी ने बड़े लगन से, मैं कहूँगा मेहनत से, बुद्धिमत्ता से इन्होंने ये पुस्तक बनाई है। और इस पुस्तक में असली धुरंधर है। धुरंधर सिनेमा आप लोगों ने देखा होगा। तो आप जानते हैं हनुमान जी का जो 108वां नाम है वो धुरंधर है। तो जो AI है, नकली, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो नकली धुरंधर है। ये पुस्तक असली धुरंधर का प्रतिनिधि है। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसे पढ़िए, पढ़िए नहीं बल्कि पाठ करिए इसका और विचार बनाइए। हाँ, इस पुस्तक के कुछ शब्दों पर, कुछ शब्दों के बारे में मेरी अलग राय है, जो पुस्तक में है उससे अलग है, विपरीत राय है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये श्याम जी को बताऊंगा। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। एक चिंतक, लेखक और पत्रकार से ही आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इतनी सूक्ष्मता से, इतना गहन अध्ययन करके एक पुस्तक की विवेचना करे। बहुत बहुत धन्यवाद राम बहादुर राय जी, आपने पुस्तक के बारे में बताया सबको, लेकिन साथ ही हमें भी आगाह किया कि हमने कुछ गलती करी है। हम प्रयास करेंगे कि अगले एडिशंस में उसको सुधारेंगे। साथियों, हम यात्रा के अपने कार्यक्रम के उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें देश के एक वरिष्ठ जननेता और अनुभवी राजनेता के विचार सुनने का सौभाग्य होगा। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री, हम सबके आदरणीय श्री राजनाथ जी अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन, सादगी, संवेदनशीलता और राष्ट्र हित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण देश के सर्वाधिक सम्मानित जननेताओं में अग्रगण्य हैं। उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी।
अब आदरणीय राम बहादुर राय जी को सुनने के बाद बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजन जी गुप्ता, प्रसिद्ध संपादक, साहित्यकार, अध्यक्ष इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स आदरणीय राम बहादुर जी राय, क्षेत्र संघ चालक श्री पवन जी जिंदल, श्री श्याम जी जाजू लेखक, और श्री अनुपम त्रिवेदी जी पुस्तक लेखक, श्री प्रभात कुमार डायरेक्टर प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, एवं यहाँ उपस्थित सभी देवियों व सज्जनों। श्री श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी जी की यह पुस्तक RSS एट 100 एक सदी संकल्प की के लोकार्पण का यह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि इस साल विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना की शताब्दी मना रहा है। मैं श्याम जाजू जी और अनुपम त्रिवेदी जी को लंबे समय से जानता हूँ। श्याम जाजू जी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और अनुपम त्रिवेदी जी भाजपा के संवाद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं। ये दोनों ही लोग संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों से लंबे समय से और बहुत ही नज़दीक से जुड़े रहे हैं। साथियों, इस पुस्तक को जितना मैंने देखा है, पूरा तो नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कई कारणों से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। सबसे पहला कारण ये है कि RSS के द्वारा किए गए राष्ट्रहित, समाज निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कार्यों को यह पुस्तक बहुत ही प्रामाणिक तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। साथियों, द अमेरिकन स्कॉलर वाल्टर एंडरसन और श्रीधर डामले ने अपनी पुस्तक द ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन में ये लिखा है कि द RSS इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू मिसअंडरस्टैंड। इसकी बड़ी वजह यह है कि RSS के बारे में बहुत कम लोगों ने फेयर और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की है। मुझे लगता है कि यह पुस्तक इस कमी को निश्चित रूप से दूर करेगी। RSS अनवरत 100 वर्षों से देश और समाज की सेवा का कार्य कर रहा है, लेकिन उसके बारे में आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग या जो अनइन्फॉर्म्ड है या मिस इन्फॉर्म्ड है। मैं इसके आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। लंबे समय तक ये बार बार ये झूठ दोहराया गया कि इस संस्था का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। बार बार ये बात कही जाती रही है संघ के बारे में। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें इस पुस्तक का 4th चैप्टर, चौथा चैप्टर निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। उन्हें हकीकत क्या है इसका पता लग जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा कि स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। डॉक्टर हेडगेवार जी भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान स्वयंसेवकों ने क्रांतिकारियों को अपने घरों में पनाह भी दिया था। महाराष्ट्र के चिमूर और आष्टी में स्वयंसेवकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। साथियों, संघ के बारे में बरसों तक बहुत से मिथक गढ़े गए और बार बार दोहराए गए। ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि RSS हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करता है, लेकिन ऐसी बात करने वाले लोग ये जानते ही नहीं हैं कि संघ के लिए हिंदू शब्द का अर्थ आखिर है क्या। संघ की दृष्टि में हिंदुत्व या हिंदुइज्म कोई संकीर्ण या धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि यह सोच स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद जी हिंदुइज्म को एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना मानते थे जो इस भूमि की साझा विरासत है और जो हमारे आध्यात्मिक मूल्यों और एकात्म दृष्टि का यह प्रतीक है। 1972 में
एक इंटरव्यू के दौरान परम पूज्य गुरु जी ने यह स्पष्ट कहा था कि जब बात देश की आती है तो वे हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे। गुरु जी कहते थे कि संघ का विचार सहिष्णुतावाद से भी आगे बढ़कर सम्मानवाद का है, यानी सिर्फ टॉलरेंस नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस और रेस्पेक्ट का भी है। इस बात को समझाने के लिए गुरु जी ने श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती स्वामी जी के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग भी सुनाया था। एक अमेरिकी व्यक्ति शंकराचार्य जी के पास आया और उनसे बोला कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने धर्म का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया है? और फिर उन्होंने आगे कहा, जाओ पहले अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करो, उसे पूरी निष्ठा से जी कर देखो, यदि तब भी तुम्हें संतोष न मिले तब तुम हमारे पास आना। यानी संघ व्यक्ति के रिलीजन के आधार पर उसे जज नहीं करता है। संघ सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पण मांगता है। संघ ने हमेशा यह प्रयास किया है कि समाज में सामंजस्य हो, समाज में एकता हो, समाज में अनुशासन हो और सद्भाव हो। संघ का विचार सभी को एक जैसा बनाने का नहीं है, बल्कि सबको एक सूत्र में जोड़ने का है। संघ एक रूपता की नहीं बल्कि एकात्मता की बात करता है। और डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि संघ आत्मवत सर्वभूतेषु में विश्वास करता है। यह विचार वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। सह अस्तित्व, सार्वभौमिकता और बंधुत्व का विचार है। यह किसी का बहिष्कार करने का नहीं बल्कि सभी को स्वीकार करने का विचार है। साथियों, वर्ष 1932 में सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार की सरकार ने संघ को सांप्रदायिक घोषित कर दिया था। यह बेरार महाराष्ट्र में है और सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग देने पर उन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन जब यह मामला प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचा तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य समुदायों के सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा था कि डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा स्थापित यह संगठन किसी भी समुदाय के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए जिन लोगों ने वामपंथी प्रोपगंडा में फंसकर संघ के बारे में गलत धारणाएं बना ली हैं, उन्हें इस किताब को पढ़ने के बाद संघ के बारे में मैं समझता हूं सही समझ मिलेगी और उनकी भ्रांतियां जो अब तक की हैं वह दूर होंगी। और मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तक समाज में एक नया विमर्श प्रारंभ करेगी और इस पुस्तक की सफलता के लिए दोनों लेखकों और प्रभात प्रकाशन को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लगभग 101 वर्ष पहले 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जो बीज बोया था वह आज एक बट वृक्ष बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्वयंसेवी संगठन यदि आज कोई है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है, क्रिया सिद्धि सत्तो भवति महताम नोपकरणे, अर्थात महान कार्य बाहरी साधनों से नहीं होते हैं। महान कार्य बाहरी साधनों से नहीं बल्कि लोगों के चरित्र, लोगों के संकल्प और आंतरिक सामर्थ्य से सिद्ध होते हैं। और यही संदेश आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा में भी आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। आरएसएस अपने स्वयंसेवकों के संस्कार, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा की भावना के बल पर संस्कृति, धर्म और भारतीयता की रक्षा के लिए अपना योगदान लगातार 100 वर्षों से दे रहा है। जब भी देश के ऊपर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, जब भी देश के ऊपर कोई संकट आया है, संघ और स्वयंसेवक मदद के लिए सबसे पहले आ गया है। और देश के विभाजन के समय
हुई हिंसा में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस समय बिना अपनी जान की परवाह किए गुरु जी श्री गोलवलकर जी और श्री बाला साहब जी देवरस जी, माधवराव मूले जी, श्री बसंतराव ओक जी और संघ के हजारों स्वयंसेवक बहुत ही संवेदनशील और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उस समय वो कार्य कर रहे थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान से हजारों किडनैप्ड, जिनका अपहरण किया गया था, किडनैप्ड महिलाओं को भारत में सुरक्षित वापस लाने की एक बहुत चुनौती थी, बड़ी चुनौती थी। और इस कार्य के लिए अक्टूबर 1947 में उस समय के रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखकर एक सेक्रेट सर्विस बनाने का सुझाव दिया था कि एक सेक्रेट सर्विस बनाई जानी चाहिए। उन्होंने लिखा था कि इसके लिए स्वयंसेवकों की मदद ली जा सकती है। सरदार बलदेव सिंह जी ने इस विषय में संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी श्री गोलवलकर जी से परामर्श करने का भी उन्हें सुझाव दिया था। साथियों, 1962 और 1965 के युद्ध के दौरान भी स्वयंसेवकों ने राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई थी और 1965 के युद्ध के समय तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री ने गुरु श्री गोलवलकर जी को विशेष विमान भेजकर दिल्ली बुलाया था। उस समय संघ और स्वयंसेवकों ने बड़े स्तर पर राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी तरह 1984 के सिख विरोधी दंगों में सिख भाई बहनों की रक्षा करने में स्वयंसेवक सबसे आगे थे। साथियों, आरएसएस ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो कार्य किए हैं, नई पीढ़ी को उन्हें भी जानना चाहिए। 1947 में कश्मीर के भारत में विलय के लिए महाराजा हरि सिंह को राजी करने के लिए श्री गोलवलकर जी को ही भेजा गया था और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, परम पूज्य गुरु जी को भेजा था। और 1954 में स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर हवेली को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वयंसेवकों ने गोवा की मुक्ति के लिए भी अपने प्राणों का बलिदान किया था। उस समय श्री जगन्नाथ राव जी जोशी ने एक नारा दिया था, नेहरू जी अब क्या करें, नेहरू जी अब क्या करें, पुलिस लेकर गोवा चलें, पुलिस लेकर गोवा चलें। अंततः 1961 में गोवा का भी भारत में विलय हो गया। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों का सशक्त प्रहरी रहा है। वर्ष 1950 में जब सरकार द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने की कोशिश की गई, तब संघ ने निर्भीकता के साथ इसका विरोध किया था और द ऑर्गेनाइजर के एडिटर श्री के.आर. मलकानी जी ने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स बचाने के लिए कानूनी लड़ाई भी उस समय लड़ी थी। यही नहीं, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था, तब आरएसएस ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में बहुत ही अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया था। आपातकाल के समय गिरफ्तार किए गए लोगों में बड़ी संख्या में, सबसे अधिक संख्या में यदि कोई था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। साथियों, जो भी एक बार संघ की शाखा में चला जाता है और संघ के कार्यों को बहुत ही नज़दीक से देख लेता है, वह संघ का प्रशंसक बन जाता है। वर्ष 1934 में गांधी जी ने आरएसएस के एक शिविर का भी दौरा किया था। गांधी जी यह देखकर प्रसन्न हुए कि स्वयंसेवक जाति के आधार पर कोई भेद नहीं करते। गांधी जी ने स्वयंसेवकों के अनुशासित और सादगीपूर्ण जीवन की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की बात मैं करना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी संघ के बारे में पॉजिटिव विचार रखते थे, सकारात्मक विचार रखते थे। श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बाबा साहब ने पुणे में देखा था कि स्वयंसेवकों के बीच अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। सामान्य रूप से उस समय भी बहुत छुआछूत का यह संकट रहता था, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों में यह देखने को नहीं मिला। ठेंगड़ी जी ने भी लिखा है कि डॉक्टर हेडगेवार और बाबा साहब दोनों की धारणा थी
कि सामाजिक समरसता का निर्माण किए बिना सामाजिक समता स्थापित नहीं हो सकेगी। साथियों, आज तक संघ के हर सरसंघ चालक ने समाज में भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया है। गुरुजी न हिंदू पतितो भवेत की बात करते थे। श्री बाला साहब देवरस जी ने स्पष्ट कहा है कि जाति और छुआछूत जैसी विभाजनकारी प्रवृत्तियां सामाजिक असमानता का ही परिणाम है। उनका दृढ़ मत था कि अनटचेबिलिटी को लॉक, स्टॉक एंड बैरल यानी पूरी तरह से समाप्त करना ही होगा। यह उनका स्पष्ट विचार था। श्री सुदर्शन जी कहते थे कि जातिवाद और सामाजिक विषमता भारत की आत्मा को छीण करते हैं। वर्तमान सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने भी एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान का स्पष्ट संदेश दिया है। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बातें रख रहा हूं। साथियों, संघ ने हमेशा राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के भाव से कार्य किया है और इसी का परिणाम यह हुआ है कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्वयंसेवी संगठन बन चुका है। लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता ये पूछ रहे थे कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। ऐसी बातों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान हर व्यक्ति को संगठन बनाने का अधिकार देता है। मैं इसमें यह बात जोड़ना चाहता हूं कि मां के प्रेम का कोई लाइसेंस नहीं होता है। गुरु के संस्कार किसी सरकारी मुहर के मोहताज नहीं होते हैं। मां गंगा को बहने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। सूर्य को प्रकाश देने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह आरएसएस वो सिविलाइजेशनल फोर्स है जिसे किसी सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। संघ निरंतर सेवा धर्मः परमः श्रेयः की भावना के साथ कार्य कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। साथियों, पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई संगठन हो जो इतने बड़े स्तर पर और इतने लंबे समय से लगातार कार्य कर रहा हो और उसमें आज तक विभाजन न हुआ हो। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को देखिए, बड़े बड़े संगठनों को देखिए, 15, 20, 25, 30 वर्ष के बाद ही उनमें कोई न कोई विभाजन हो जाता है। लेकिन 100 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया, लेकिन आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कभी विभाजन हुआ ही नहीं। शायद किसी ने कभी कोई सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज तक आरएसएस में न कभी कोई विभाजन हुआ है, न ही कोई बिखराव हुआ है। और यह लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ उस मूल भावना का भी यह परिणाम है जो राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम की बात करती है। जो कुछ भी है राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं है। और संघ का हर स्वयंसेवक इसी संकल्प के साथ कार्य करता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो सब राष्ट्र को समर्पित है। उसे किसी पद या प्रतिष्ठा की लालसा नहीं रहती, बस सेवा की ललक रहती है। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि जो संस्था सेवा, आत्मत्याग और समर्पण के आदर्शों पर चलती है और जिसके कार्यकर्ताओं का ध्येय पवित्र होता है, वहाँ विभाजन नहीं होता है, केवल संयोजन होता है। वहाँ विभाजन नहीं होता, केवल संयोजन होता है। और उस संस्था के लोगों को प्रसिद्धि और पुरस्कार की लालसा भी नहीं रहती है। साथियों, अपने कार्यों का भी संघ अपने कार्यों का कभी भी मैंने कोई बखान करता हो ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। संघ का मूल संस्कार ही है प्रसिद्धि परांग मुक्ता, अर्थात कार्य करो लेकिन प्रसिद्ध की चिंता मत करो, प्रसिद्ध की इच्छा मत करो। आप सोचिए, जब शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाने का समय आया तब भी आरएसएस ने यही कहा कि यह उत्सव से ज़्यादा आत्ममंथन और आत्मचिंतन का अवसर है।
कोई जश्न नहीं मनाया, तब भी कहा यह आत्म मंथन और आत्मचिंतन का अवसर है। यह उत्सव भी संघ ने 5 प्रण करके मनाया। इन 5 प्रणों का उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जो संस्कारित भी हो। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। जो संस्कारित भी हो, ऐसा समाज बनाना जो संस्कारित भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी हो और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भी रहे। मैं समझता हूं कि ये 5 प्रण विकसित भारत के 5 आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी एक अपनी मर्यादा होती है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा न कहते हुए मैं इस पुस्तक की सफलता के लिए कामना करता हूं और अपने दोनों लेखकों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी। आपका उद्बोधन हमेशा ही प्रेरक होता है, लेकिन आज मुझे एक सुखद आश्चर्य भी दे गया। मेरे लिए पहला आश्चर्य ये था कि अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने हमें आने का समय दिया। 2 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा, बहुत व्यस्त हैं, आपने यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाया, उसके लिए हम आभारी हैं। दूसरा सुखद आश्चर्य कि इतने कम समय में भी आपने उस पुस्तक का अध्ययन किया, इसीलिए आपने पुस्तक को कोट किया, अध्याय को कोट किया और अपने सकारात्मक विचार दिए, पुस्तक का अनुमोदन किया। हम आपके आभारी हैं, इससे हमारा बहुत उत्साह बढ़ा है। मैं एक विषय आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो उठाया उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक अध्याय का जिक्र किया, अध्याय 4, जिसमें है हमारा जब पुस्तक को हम लिख रहे थे, हमारा मूल भाव ये था कि इसको एक और संघ की पुस्तक के तौर पे ना लिखा जाए कि केवल सब अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। हम उन विषयों को भी लेना चाहते थे जो कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल रहते हैं या जो सामाजिक विचार में कम आते हैं। हम डिबेट सुनते थे, हमारे जो डिबेटर्स थे, वो उनसे जब कहा जाता था कि 1942 में संघ का रोल क्या था, वो जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि उनके पास तथ्य होते ही नहीं थे। लेकिन हमने जब इस पुस्तक को लिख रहे थे तो हमने कहा हम हर उस विषय को उठाएंगे जो मुश्किल है, जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और उसको हम सम्यक तथ्यों के आधार पर ही प्रस्तुत करेंगे। हमने बहुत दस्तावेजों का अध्ययन किया, संघ परिवार के साहित्य का भी किया, बाहर का भी किया, और हमें ये समझ में आया कि जब तथ्य बोलते हैं तो लेखक को कम बोलना पड़ता है। और उसी आधार पर हमने कुछ अध्यायों, कुछ इन विषयों को लिया। जैसे आदरणीय राजनाथ जी ने अनुमोदन किया है इस पुस्तक का, हम उनके कृतार्थ हैं। आप इस पुस्तक को देखिएगा, आपको इतना कुछ मिलेगा कि आगे आने वाली किसी भी डिबेट में आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए Now I'll move to English, because the centenary of an institution is an occasion not merely to celebrate its past, but also to reflect upon its continuing contribution to the nation. It is a matter of immense honor and privilege for all of us that Honorable Vice President has kindly consented to grace this historic occasion and formally launch this commemorative volume. A distinguished parliamentarian, an experienced public servant, and a respected statesman, the Honorable Vice President has devoted decades to public life with unwavering commitment to national service and democratic values. It is my singular honor and privilege to invite the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to address this august gathering. Sir, please. मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। Today, on the occasion of the release of the book RSS at 100, a centenary of service, unity and sacrifice, the dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Raksha Mantri, Sriman Rajnath Singh Ji, Honorable Speaker of Delhi Legislative Assembly, Sriman Vijayendra Gupta Ji, renowned editor and the President of Indira Gandhi National Center
for the arts and our Purana Karyakarta, Sriman Ram Bahadur Rai ji, Prand Sangchalak of our Sangh, Sriman Bhavan Jindal ji, authors of the book Sriman Shyam Jaju ji and Sri Anupam Trivedi ji, Managing Director Prabhat Prakashan, Sriman Prabhat Kumar ji, and many dignitaries who have come here, MPs, ex-MPs, ex-ministers, Sangha Karyakartas, Bayu Begno, Shabko Namaskar. It is a privilege to join you all. Translations? You got a mic, hand mic? I think everyone will understand. No need? Okay. It is a great privilege to join all of you today, this evening, for the release of the important book that makes and marks the centenary of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. I have had a long association with the Sangh, and it is a personal honor for me to be the part of this book release. When we talk about Sangh, in every regional language there are so many Sangh poems are there. One Tamil poem says, Sangayennum Punida Gangai. The meaning of that is, Sangha means it is the holy Ganges. In one line it has explained what is Sangha. Ganges never worried about anything. It will flow on its own. Those who participate in that, they become holy. They leave all their sins in the Ganges. But Ganges never worried about it. Ganges will be always useful to everyone. Ganges never thought about caste, religion, or never thought about the languages what we speak. The only duty of the Ganges is how to help the others. That it is a free flow all the time, but it is flowing not for itself, but it is flowing for others. That is Sangh. 100 years is a significant milestone in the life of any institution. It provides an opportunity to celebrate and also to reflect the journey, understand its evolution, and examine its contribution through the lens of history. I congratulate the authors, Sriman Shyam Jaju ji and Sri Anupam Trivedi ji, for undertaking this important task of documenting the centenary-long journey. Our main problem is we never worried about documenting our achievements or the hard work we are putting in. That's why most of the medical system, what we have developed many centuries, thousands and thousands of years all gone because we have not texted it properly. So I thank them for texting the great work of Sangh. And Shyam Jaju ji, I know him for more than 3 decades now. One great interesting about him is that he will be always smiling. He will be always sitting in the reception of the BJP office that time. He is the office secretary that time. So people from all over the country, they will come. Whenever I am coming to his room, he will offer me always a tea, and he will show one memento what I have given to Advani ji. That is for
I have done one conference, a big rally in Chennai, that is known as Gangai Kavari Inippu Manadu. That means a conference for linking the Ganges with the Kaveri. He will always keeping that on his, and he will show it to me. I told him, yes, that is the dream of crores and crores of Indians. One day it will become the reality, I used to tell him. So why we have to link Ganges with Kaveri? The reason is, not everybody is an intellectual. Not everybody is highly educated. Not everybody can easily understand if we say that we are one single country because we follow the same dharma. We speak different languages, we practice different religion, we are practicing different caste system also. But we are one only because we are culturally one and we are following the same dharma. When you say all these things, this can be understood by not everybody, but many of us understood. Some of them will understood after taking a long time. So if the Kaveri is getting linked with the Ganges, then everybody will see that Kaveri is getting the water from the Ganges. That means India is one, because of that only we are getting this. That is the idea that will make India more united. See, even an ordinary common man who doesn't know anything, he can easily understand. And second thing is that we always, wherever the two rivers are joining together, that is a more holy place for all of us. So when you are linking all the holy rivers of this nation into one, that itself is a biggest success for our dharma. Then the excess water should not create a flood, because it should not damage the crops. At the same time, no part of India should be starving for water, so that where the water is required, that should be, excess water should be equally distributed everywhere, so that country becomes more fertile, country becomes more greenish, country gives lot of food grain, not only for us, but for the entire humanity. That is the idea, so that I have done that he always keeps it there. Your dream is there, he will be always telling. So these all are possible when you understand each other by heart. So Sangha is giving one single attitude. Whenever you see others, you should receive them, you become a good friend of them, you should try to understand his problem. Whether we are able to sort out the problem or not, that is entirely different thing. But we should have a patience hearing to everyone, so that whatever the agony in his heart will be shared by someone who is really interested. And such a personality is our Shyam Jajuji, always smiling and always receiving everyone. Yeah, maybe a worker, maybe a leader, maybe a minister, maybe a powerful politically personality. He always receive everyone with the same smile. That's why, that is the greatness of him. Writing about an institution that has influenced the public life over generations is both challenging and demanding. Such works enrich public discourse by preserving memories regarding experiences and encouraging informed dialogue. Our Rakshamandri ji has very clearly said in his speech, it is difficult to understand RSS, but it is much easier for everyone to misunderstand RSS. This is not only happening to Sangha, it is happening to every good human being also.
When somebody is strict, most of us don't like him. Then who will teach us the right things? Nowadays, you say something to your grandchildren also. They say, Grandpa, what you are, whenever you are meeting me, you are telling me some advice. If we are not advising them, who will advise them in the right way? So we should not worry about all these things. We should always try to tell the right thing in the right way so that it will reach everybody and make everyone the right people. The Rashtriya Swayamsevak Sangh founded in 1925 on the Vijayadashmi day by Dr. Kesav Baliram Edgavarji has grown from a small voluntary organization into one of India's largest social organizations. Rather, one of the world's biggest social organization today. Because it is a voluntary organization. Nobody is telling you should come. Nobody is telling if you come you will get this. Nobody is telling if you come inside I will make you this. And there is no membership also. Such a wonderful organization has been created by Dr. Edgavarji for one single purpose. He understood why, in spite of the greatness of this country, why this country get defeated in the wars. He find the real reason, the nucleus of the defeat, the very essence of the reasoning, he find it, that is, there is no unity among us. That's why he started this Sangha to make first the unity. When we are united, we can dictate terms to anyone. But we never want to dictate terms to others. Rather, our idea is that nobody should dictate terms to us. That is our idea of India becoming the most strongest nation in the world. Now, you take the other countries, whenever they are powerful, they always want to dictate terms to others. That is the meaning of them. But we got an opposite meaning. We want to become powerful so that nobody can dictate terms to us. We will never dictate terms to others. That is the great thinking of our Dr. Edgavarji. He started with few boys, very young boys. As usual, all others were thinking, Dr. Ji was very good yesterday, today he is not, why he is doing this? He is playing with the small children. When he started this, everybody was thinking that something has gone wrong with the Dr. Ji. Nothing has gone wrong with the Dr. Ji's thinking. Today it is proved that whatever he thought, that becomes reality today. The first chapter of the book has wonderfully ordered the foundation of RSS, which I would like to quote. The birth of the RSS was not an event. It was the beginning of an ethos and cultural renewal. It did not launch with a manifesto, but with a meditative resolve. Sangh did not chase the winds of immediate politics, but chose to till this soil of character. Sangh did not compete for the spotlight, but it sought instead the sunrise of a national consciousness. I appreciate the authors for having beautifully captured the culture and ethos of Sangh in the lines which I quoted. The others have very rightly stated that the Sangh did not arise as a protest, but as a proportion. A proportion that Bharat could rise again not by imitating others, but by remembering itself. Why
So many sailors started from Europe to find the sea route to India. That's why America has born. Columbus has not started to find the America. He want to find the sea route for India, but he landed there. That's why America is there today. So why everybody, whether it is Spain, whether it is England, whether it is Portuguese, whether it is Netherlands, everybody wants to. The Dutch also want to come here. That is the glory of our past. We should be very proud of our elders. They know what is architecture. They know what is irrigation. They know what is even democracy. How a king should treat the citizens. What is the duty of the citizens also mentioned. That is the only culture where everybody's duty has been defined. That is the greatness of our nation. That in the essence has been the journey of RSS, a journey of reviving, reinforcing and rebuilding the cultural roots, heritage and traditions of our glorious motherland. Over the decades, RSS has emphasized the volunteerism, discipline, character building, and community service. The title of the book, Service, Unity and Sacrifice, captures ideals that have inspired countless individuals across generations. Service reminds us the strength of the nation lies in citizens who willingly contribute to the welfare of the society. Unity reminds us that despite our diversity of languages, cultures, and traditions, our shared commitment to the nation binds us together. Sacrifice reminds us the enduring institutions are built through dedication, perseverance, and selfless effort. Over the past century, the RSS has inspired generations of volunteers to dedicate themselves to the ideal of seva, that is selfless service. Whether through relief work during natural disasters, initiatives in education, rural development, health, or social outreach, countless Swayamsevaks have worked quietly, often without expectation of recognition even. There cannot be more sacrifice. There cannot be more selfless attitude than this. At least even sannyasi sometimes respect, he expect the respect or recognition. Swamiji is sitting here. But that is also not insisted for a real Swayamsevak. But we know so many Swayamsevaks who are working even today like that. The RSS has also consistently emphasized the importance of character building and leadership development. Its daily sagas have sought to instill values such as discipline, punctuality, physical fitness, teamwork, and a sense of duty towards society and the nation. I would like to quote the authors about sagas. The saga is not a temple, yet it cultivates reverence. It is not a school, yet it imparts lifelong lessons. It is not an army camp, yet it builds courage, order, and the strength. It is a workshop of the soul where the raw energy of youth is chiseled into a national character. All these things can be done by a voluntary organization that is beyond the imaginations of many. That's why they misunderstood the RSS. I must commend the authors for having given such a beautiful visual imaginary capturing the core of the Sakash. Another enduring contribution of the RSS has been its emphasis on cultural continuity and national consciousness. It has encouraged pride in India's civilizational heritage, its rich diversity of traditions, languages, philosophies, and spiritual thought, while advocating the idea that national unity is strengthened when citizens are connected by shared values.
mutual respect and a commitment to the common good. The centenary of the RSS is therefore also an occasion to acknowledge the dedication of lakhs of volunteers who have devoted their time, energy, and abilities in service of the society and the nation. Institutions endure for 100 years only when they are sustained by conviction, commitment, and the willingness of ordinary people to work for causes larger than themselves. This is what our Vivekananda ji said when somebody has gone to him. There is a new philosophy that communism has come up that will find the solution for all the human evils. He said, if this philosophy can sustain a century, then I will accept. Before the century, there were almost 2/3 of the world was communist one time. But there is no communism today anywhere. There are 3 communist governments are there. One is Cuba, another is China, and another one is Vietnam. But they are communist governments. There is no communism. That is the reality we have to accept. So many individuals who have passed through the ranks of the Sangh have gone on to contribute in diverse fields, including public service, education, social work, academia, entrepreneurship, and national life. As Ramagodra Rai ji has said, because he is no more with the BJP, he is able to write this book, he said in his speech. But who is the real Swayam Sevak? The real Swayam Sevak, whatever the position he occupies, that doesn't matter. But how much he can contribute from that to the nation and the society, that has to be done. That is the real Swayam Sevak. We are not running behind the positions, but when the position has been given, we must do our duty in the best possible way. We must add more dignity to that position. That is what is the job of the duty of the real Swayam Sevak. In this context, I must make mention of the chapter 14 of the book titled Yes, Swayam Sevak, Yes, our PM, the Modi era, speaking about our Honorable Prime Minister Sriman Narendra Modi ji. The author writes, a Swayam Sevak at the country's helm is not the Sangh's end. It is one milestone in a longer civilizational process to normalize duty, organize compassion, integrate confidence, and modernize without mimicry. We are always having a big confusion. Many of us are having in our country especially. Modernization means we have to bury all our old customs. That is not. When you forget your roots, then where you will be? When we forget our roots, that is the end of the story of a good soul. Yes, a Swayam Sevak Prime Minister keeps working relentlessly. Deen Dayal ji's timeless call resonates in mind. Sarai Vedi, Sarai Vedi. That is, keep moving forward. Whether America says something, Iran says something, Russia says something, that is irrelevant. With a smile, we should march forward all the time. That is the only way that we can reach the top of the world position. There is no need for answering every question of others. Why we should? So we have to move on our own. And that is the success story of the PM's foreign policy today. From Swayam Sevak to Pradhan Sevak, Sriman Narendra Modi ji has always placed the service or seva at the center of this governance, along with Rashtra Pradhan. Rashtra Pradhan,
are nation first in all its actions. And that in essence is the contribution of the Sangh towards restoring and rebuilding the lost glory of our great Bharat. The journey of the RSS stands as a testament to the power of organized voluntary action and the enduring the value of service before self. Yes, this book reminds us the story of the Sangh, above all, a story of individuals who believed that lasting national progress is not built only through institutions of government, but also through active citizenship. The contributions of the individuals voluntarily to the nation building is more important than anything else. Government alone cannot do everything. That is what we understood. That is the reason why communism failed all over the world. Their commitment to service, social harmony, and national development has left a significant imprint on India's public life and continues to inspire many across generations. As the epilogue to the book aptly mentions that the Sangh's first centenary belongs to the history and the next 100 years belong to those who choose to walk with that flame. The flame does not fade, it is only lights others. A great words in this book that highlights the real aspirations of every citizen, and for which the Sangh has been established by Dr. Ji. I hope this publication will serve as a wonderful record of events and also valuable resources for researchers, students, policymakers, and the citizens interested in the evolution of civil society organization in Mother Bharat. May it inspire meaningful conversations on public service, social responsibility, and nation building. I once again extend my heartiest congratulations to Sri Shyam Sajuji and Sri Anupam Trivedi ji for their scholarly effort. When I was talking, I also congratulate everyone associated with bringing this book to the readers. Yeah, may this publication reach a wide audience and contribute to a deeper understanding of an important chapter in India's contemporary history. That is our wish. I wish them and thank them for making this possible. And when I was talking to our Raksha Mandri, he was telling me how he get involved into the public life. He started his career and he was the district Karyavag. He told me. Then immediately I responded to him, yes, I was the district Sangchalak. Then he told me he became the general secretary of the Total Revolution Movement. Then I told him I became the district secretary of the Total Revolution Movement because at that time, JPG has given a rising call that youngsters should be given the positions. So he, as a young man, he got that position. And at the age of 17 and a half, I became the secretary of the Total Revolution Movement of my district. That is how a big journey always start with a small note. Nothing is exceptional. Like Ganges also started as a small stream, but when it ends in Bay of Bengal, it can take the biggest ship also inside. The same way our Dr. Ji has started with a few small young boys, but today the whole world is listening to his philosophy. That is the greatness of him. With these words, I thank you everyone for giving me this opportunity to be with you. Jai Hind, long live Mother Bharat. Thank you, sir. Thank you for your very comprehensive response. We are truly honored that you went through all the details
and recommended and liked what you read. We really feel truly honored. You also mentioned about true स्वयं सेवक. मुझे लगता है आज के कार्यक्रम की परिणति नहीं होगी अगर आज हम उनको याद ना करें जिनकी वजह से हम सब यहाँ पर हैं. वो सब असंख्य स्वयंसेवक जिन्होंने अपना जीवन संघ कार्य में खपा दिया और संघ की यात्रा को प्रासंगिक बनाया. इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें जब तक माननीय अतिथिगण का प्रस्थान हो रहा है.